Hello everyone, this is Ayush Srivastava. Welcome back to a brand new video of Blade Learner, and in today's video we will furthering our discussion on French Revolution. आज दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा रेन ऑफ टेरर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फाइनली रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के बाद न्यू गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, सोसाइटी में सब कुछ अच्छा होता है या नहीं। वैसे टॉपिक से तो स्पष्ट है कि कुछ बुरा ही होगा, तो रेन ऑफ टेरर के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लास्ट स्टेज में फ्रांस में एक न्यू डायरेक्टरी रूल इस्टेब्लिश होती है, उसमें कैसे कैसे लॉ होते हैं और डायरेक्टरी रूल क्यों बनाई गई, इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन देयर इज अ रिक्वेस्ट टू यू दैट इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स. You can join us on our Telegram channel and you can also follow us on Instagram. तो सबसे पहले हम रेन ऑफ टेरर का मतलब जान लेते हैं। तो रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का शासन। आतंक शासन हमने अपनी पिछली ही वीडियो में तो पढ़ा था कि फ्रांस में अभी तुरंत रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई, वही हुआ जो लोग चाहते थे। इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी वॉर लड़ा था जनता ने, तब जाकर किंग को हटाकर रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया। अब कौन आतंक फैला रहा होगा? तो सब चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटिकल क्लब की बात की थी और जितने भी ऐसे क्लब थे उनमें सबसे सक्सेसफुल था जैकोबिन क्लब। हमने जैकोबिन क्लब के बारे में भी पढ़ा था। जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किंग को जेल में बंदी बनाकर बाद में एग्जीक्यूट करवा दिया नेशनल असेंबली के द्वारा, तब फ्रांस में रिपब्लिक स्टैब्लिश होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर देख लो। तो आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो किंग के एग्जीक्यूशन के बाद नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक ऑफ फ्रांस की गवर्नशिप रोबेस्पियर को सौंप दी और 1793 से 1794 तक जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट फ्रांस में रहती है और उसी टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि रोबेस्पियर की टाइम पीरियड एक साल ही क्यों रही और उस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों बोलते हैं। सितंबर 5, 1793 से जुलाई 27, 1794 तक रॉबेस्पियर का शासन रहता है। रॉबेस्पियर ने अपने एक साल के शासन में एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इस पॉलिसी को लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स भी कहा जाता था। अंडर दिस पॉलिसी एनीवन हु वाज इवन सस्पेक्टेड एज एन एनिमी ऑफ द रिवॉल्यूशन वाज टू बी अरेस्टेड। मतलब जिन्होंने भी रिवॉल्यूशन या रिपब्लिक के खिलाफ कुछ भी बोला या आर्टिकल लिखा या फिर कोई आंदोलन करा तो उसको एज एन एनिमी देखा जाएगा। रॉबेस्पियर ने एक कोड भी क्रिएट किया था जिसको नाम दिया रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इस कोर्ट में केवल उन लोगों का ट्रायल होता था जिसको रॉबेस्पियर एनिमी मानता था, और जो भी पर्सन कोर्ट में गिल्टी पाया जाता था उसको गिलोटाइन की सज़ा मिलती थी। गिलोटाइन एक डिवाइस था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस होल में एक इंसान का गला फंसाकर ऊपर वाले ब्लेड को गिरा दिया जाता था जिससे उस आदमी का गला कट जाता था। इस डिवाइस का नाम गिलोटाइन इसके इन्वेंटर के नाम पर पड़ा था जो थे डॉक्टर गिलोटिन। रॉबेस्पियर के शासन में लगभग 17,000 लोगों को ऑफिशियली एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया था, और लगभग 2 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया और कितनों की मौत तो जेल में ही हो गई थी। तो ये तो हो गई रॉबेस्पियर की सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट वाली पॉलिसी। अब कुछ लॉज को देख लेते हैं जो कि रॉबेस्पियर ने बनाए थे और वो टोटली फेल्योर साबित हुए। तो पहला था मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइस। इसमें यह कहा गया कि जितने भी वर्कर्स हैं जिनको वेज मिलता है उन सभी के वेज फिक्स रहेंगे, चाहे उनके वर्क में उनका कोई भी पोजीशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सभी को एक ही पेमेंट मिलेगा, सभी को एक ही वेज मिलेगा। सेकंड था मीट एंड ब्रेड वेयर रैशनड। इसमें यह कहा गया कि आप चाहे कितने भी रिच हो या कितने भी पुअर हो, सभी को एक अमाउंट में ही राशन मिलेगा। कोई आदमी कम नहीं खाएगा, कोई आदमी ज़्यादा नहीं खाएगा, जिससे फूड शॉर्टेज नहीं होगा। थर्ड था peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it to the price fixed by government. अब कोई किसान गांव में अनाज बेचकर खुश है तो उसे भी फोर्सफुली सिटी में आकर ग्रेन बेचना होता था, वो भी प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती। अरे भाई, गांव से अनाज शहर लाने में और ले जाने में जो कॉस्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने तो फिक्स रखा है प्राइस। तो ये तो हो गई इसकी बात। फोर्थ है ऑल सिटीजन वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्विटी ब्रेड। मतलब अगर आप पहले नोबल थे या क्लर्जी थे तो आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप महंगे ब्रेड खाएंगे। ना ना, ये नियम के खिलाफ होगा। जितने भी सिटीजन हैं सबको एक तरह का ही ब्रेड खाना होता था जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में इक्विटी ब्रेड बोलते थे। पांचवा है इक्विटी वाज प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच।
Instead of using sir and madam, all French man and women were henceforth citoyen and citoyenne। मतलब पहले थर्ड स्टेट वाले लोग नोबल एंड क्लर्जी को सर एंड मैडम करके बुलाते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। सभी को फ्रांस की भाषा में सिटियन एंड सिटोयनी बोला जाएगा। रॉबेस्पियर ने तो चर्च को भी बंद करवा दिया और चर्च की बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट ऑफिस में बदल दिया, या फिर उसे बैरक की तरह यूज करने लगे। बैरक का मतलब होता है सेनावास, जहाँ सेना को ठहराया जाता है, आर्मी को ठहराया जाता है। तो रॉबेस्पियर ने कई सारे ऐसे नियम बनाए जो कि टोटली फेल्योर साबित हुए, और जितने नोबल्स और क्लर्जी को रॉबेस्पियर ने एग्जीक्यूट करवा दिया उनकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। और दिन पर दिन ऐसे नियम कानून लगातार इंट्रोड्यूस होते रहे और एग्जीक्यूशन और भी एक्सट्रीम हो गया, जिससे कारण पूरे फ्रांस में एक डर का माहौल और आतंक का शासन बनता ही गया। और इससे ये हुआ कि जो भी रॉबेस्पियर के सपोर्टर्स थे, जो उसके खुद के पार्टी के मेंबर्स थे, वो भी उससे डरने लगे और उसके खिलाफ हो गए। और उन लोगों ने रॉबेस्पियर के खिलाफ नेशनल असेंबली, जो कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया था, उसमें जाकर उन लोगों ने केस कर दिया। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर कोर्ट में गिल्ट पाए गए और उनको भी वही सज़ा मिली जो वो सबको देते थे, मतलब गिलोटाइन वाली सज़ा। और 1794 में ही रॉबेस्पियर को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया और रॉबेस्पियर के साथ रेन ऑफ टेरर की भी समाप्ति होती है। तो हमारा पहला टॉपिक अब समाप्त हो गया है। सेकंड टॉपिक काफ़ी छोटा है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा कि रॉबेस्पियर का एग्जीक्यूशन हो जाता है, जिसके बाद जैकोबिन क्लब डिक्लाइन कर जाती है। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट को कोई और संभालेगा, क्योंकि कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। तो जैकोबिन क्लब के बाद जो सबसे पावरफुल बॉडी था, उन्होंने पावर एक्वायर कर दिया। वेल्दी और मिडिल क्लास के लोग ने पावर को सीज कर लिया। उन लोगों ने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई और एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत बड़े चेंजेस भी देखने को मिले और इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पड़ा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1795। और गवर्नमेंट सिस्टम भी पूरी तरह से चेंज हो गया। The Constitution established a unique kind of executive, a five-man directory chosen by a legislature। इसमें क्या होता था ना कि जो जनता थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी को इलेक्ट करती थी, और वो लेजिस्लेटिव बॉडी 5 लोगों की डायरेक्टरी को इलेक्ट करती थी, और वही 5 लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग का पावर होता था। और 5 मेंबर्स इसीलिए क्योंकि जब पावर एक पर्सन संभालता है तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, ये हमने किंग लुइस और रॉबेस्पियर के टाइम देख लिया। इसलिए 5 लोगों के हाथ में फ्रांस की गवर्नमेंट दी गई। वोटिंग सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज था कि नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज नॉट अलाउड टू वोट। मतलब अंडर दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1795, to be eligible to vote in the election for the councils, voters were required to meet certain minimum property and residence standards। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आप वोट नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई हक नहीं होगा वोट करने का। तो ये सब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए डायरेक्टरी रूल में। बट ये सिस्टम जो था डायरेक्टरी रूल वाला, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, स्मूथली वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव असेंबली में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। क्योंकि कोई डिसीजन डायरेक्टरी लेती थी तो लेजिस्लेचर को अगर वो चीज़ पसंद ना आए तो वो न्यू डायरेक्टरी बना देती थी और पुराने वाले को हटा देती थी। बट जो डिसीजन मेकिंग का पावर था वो तो डायरेक्टरी के पास था, और अगर कोई डिसीजन डायरेक्टरी लेती है और लेजिस्लेचर उसको हटा ही दे तो डायरेक्टरी इंडिपेंडेंट वर्क कैसे करेगी। तो जो भी डायरेक्टरी आती थी वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाती थी, और बहुत बार इन दोनों पावरफुल बॉडीज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिला। समय के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती गई, और जब गवर्नमेंट वीक हो गई तो एक खतरनाक मिलिट्री जनरल ने गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर फ्रांस में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी, और उस डिक्टेटर को पूरी दुनिया नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानती है। 9th क्लास के इस चैप्टर में आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, पर मैं जल्द ही नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी कवर करूंगा। तो इसी के साथ हमारा आज का दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू प्लेट लर्नर। थैंक यू।